नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम भोपाल गैस हादसे के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि उस वक्त रेलवे में काम करने वाले लोगों ने किस तरह आम जनता की हेल्प की थी। इस वेब सीरीज का नाम है द रेलवे मैन, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हम भोपाल गैस लीक के कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को देखते हैं जहां पर इस हादसे के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद हम कुमावत को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है और इन सारी चीज़ों को कैमरा पर रिकॉर्ड करता है। सीन फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट पर शिफ्ट होता है जहां हम इफ्तिकार को देखते हैं जो कि एक बच्चा को बचाने जाता है, लेकिन अफसोस उस बच्चे को वो बचा नहीं पाता। एट प्रेजेंट हमें 2 दिसंबर 1984 गैस लीक के ठीक 16 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम इफ्तिकार को देखते हैं। वो असल में भोपाल स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। वैसे तो उस दिन उसकी ड्यूटी रात में थी, लेकिन वो सुबह ही रेडी होकर स्टेशन चला जाता है। फिर हम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को देखते हैं जहां एमआईसी लीक होने के चलते हंगामा हो जाता है। सब कोई कंट्रोल रूम को खबर करता है। तभी वहां पर कमरुद्दीन आता है जो कि वहां का मैनेजर था। वो टैंक गैस को देखने के लिए जाता है क्योंकि अगर एमआईसी टैंक ज़्यादा हीट हो जाए तो वो ब्लास्ट कर सकता है। वो वहां जाके देखता है कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। तभी मेडिसन वहां आता है जो कि एक अमेरिकन था और उस प्लांट का हेड था। वो वहां आके सबसे कहता है कि जब तक कोई मरने के हालत में ना आ जाए या फिर कोई मर ना जाए तब तक इस इमरजेंसी अलार्म को कोई भी नहीं बजाएगा। गैस लीक के हादसे को अब बस 15 घंटे रह गए थे। इसके बाद हम कुमावत को देखते हैं जो कि बस्ती में गया था इमाद रियाज से मिलने के लिए। असल में बात ऐसा था कि कार्बाइड फैक्ट्री में इससे पहले एमआईसी गैस के चलते एक वर्कर की जान चली गई थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और इमाद जो कि वहाँ काम करता था उसने सच बताना चाहा तो उसे निकाल दिया गया। कुमावत असल में एक केस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जुगाड़ करना चाहता था, इससे कि वो दिल्ली में जाके ये सब प्रूफ दे सके। वो रियाज से इस हादसे के बारे में डिटेल्स पूछता है जहाँ वो सब चीज़ सच सच बता देता है। रियाज बताता है कि आज से उसका जॉब भोपाल रेलवे स्टेशन पर लगा है, लेकिन पहले वो कार्बाइड फैक्ट्री में ही काम करता था जहाँ वो ट्रक चलाता था। अब कुमावत रियाज को टायसन का फोटो दिखाता है जो कि असल में फैक्ट्री के सेफ्टी इश्यूज को लेके बात किया करते थे। रियाज बताता है कि सेफ्टी इश्यूज को लेके बात तो हुआ था, लेकिन जैसे पहला था ठीक सब चीज वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। इधर कमरुद्दीन मेडिसन से कहता है कि सर हम लोग सेफ्टी मेजर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर पानी का एक बूंद भी टैंक के अंदर चला गया फिर पूरा शहर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वर्कर्स को पाइप वॉश करने भी नहीं आता। मेडिसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा बिजनेस अभी बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए हम लोग और सेफ्टी मेजर्स नहीं ले सकते। वी वांट प्रॉफिट। वो बताता है कि किसी ने हमारे सेफ्टी मेजर्स के बारे में पेपर्स में भी लिखा है। कोई कंपनी के अंदर है जो ये न्यूज़ बाहर पहुंचा रहा है। वो ये भी बताता है कि किसी ने 1982 का रिपोर्ट पेपर में प्रिंट कर दिया है और अब समझ जाते हैं कि असल में ये कुमावत का ही काम है। इफ्तिकार स्टेशन पहुंचने के बाद अपने जूनियर प्रसाद से मिलता है। वो प्रसाद से पूछता है कि क्या कम्युनिकेशन वायर रिपेयर हो गया है। इस पर वो कहता है कि सर काम चल ही रहा है, बस हो गया ही समझो। इफ्तिकार रेलवे का फोन लेता है और प्रसाद से कहता है कि हम वही जाके चेक करेंगे। इसके बाद वो दोनों जाते हैं जहाँ इफ्तिकार लाइन चेक करता है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। वहाँ हम देखते हैं कि जिन वर्कर को उस काम के लिए लाया गया था वो लोग पत्ते खेल रहे होते हैं। इफ्तिकार प्रसाद से कहता है कि इन लोगों को जाने के लिए बोलो और नए लोगों को बुलाओ इस काम के लिए, और ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। कुमावत जाते वक्त रियाज से कहता है कि हमें वो टायसन का रिपोर्ट किसी भी हाल में चाहिए, वरना ये केस अधूरा है। रियाज कहता है कि आप उसका टेंशन ना लो, वो काम आज रात ही हो जाएगा। जो मरा है वो मेरा अपना भाई है और इंसाफ तो होके रहेगा। रियाज इसके बाद स्टेशन जाता है जहाँ इफ्तिकार उसे कहता है कि यहाँ स्टेशन पर एक चीज़ खराब है और वो क्या है ये तुम्हें मुझे 10 मिनट में बताना है। इसके बाद हम विजया को देखते हैं जो कि वहाँ साफ सफाई की काम किया करती है।
वो इफ्तिकार से कहती है कि सर आज मेरी बेटी की शादी है तो आप ज़रूर आना। रियाज आके बताता है कि सर स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब है। इफ्तिकार रियाज से कहता है कि आज रात 10:30 बजे एक खाली मालगाड़ी को रेडी करना है, तो वो जाने के बाद सीनियर लोको पायलट को खबर कर देना। जाते जाते रियाज कहता है कि सर स्टेशन का एक और चीज़ ख़राब है, वक्त। आपका घड़ी का टाइम 2 मिनट फास्ट है। इफ्तिकार रियाज से इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो अपना घड़ी का टाइम को ठीक करता है। गैस हादसे को अब बस 13 घंटे रह गए थे। इसके बाद हम एक न्यूज़ सुनते हैं जिसमें किसी एक्सप्रेस बैंडिट के बारे में बताया जा रहा था जो कि मिनिस्टर की यहाँ अटैक किया था और 27 चोरी के मामले में भी शामिल है, जिसे पुलिस पिछले 13 साल से ढूंढ रहा है। तभी हम स्टेशन में एक आदमी को देखते हैं जो कि वह एक सूटकेस चुराने आया होता है, लेकिन वह पुलिस भी था। वह कुछ पुलिस जो कि बिना यूनिफॉर्म के थे वो उसको पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि एक पुलिस यूनिफॉर्म में, जहाँ वो आके रेलवे के अकाउंटेंट से मिलता है। वो वहाँ के अकाउंटेंट को धमकाता है और कहता है कि अगर मैं जेल गया तो तुम्हें भी ले जाऊंगा। इसके बाद वो कहता है कि हम एक लव स्टोरी करेंगे और इस बार कुछ बड़ा करेंगे। वो अकाउंटेंट से एक डायरी लेता है जहाँ वो ये देखता है कि किस स्टेशन की तिजोरी में सबसे ज़्यादा पैसा है जहाँ से वो चुरा सके, और उसे नाम मिलता है भोपाल स्टेशन का, जहाँ 1,13,00,000 कैश था। गैस हादसे को अब बस 4 घंटे रह गए थे। रात के वक्त नफीसा आके रियाज से कहती है कि एक कॉल आया है। असल में वो कॉल अंसारी के वाइफ ने किया था जो कि आपने दोनों बच्चों के साथ रियाज के पास आ रही थी। अंसारी रियाज का वही भाई है जो कि फैक्ट्री में मारा गया था। रियाज नफीसा से पूछता है कि कमरुद्दीन भाई रिपोर्ट ले आएंगे ना आज। नफीसा रियाज को अंदर ले आती है और एक गैस मास्क दिखाती है जो कि उसने छुपा के रखा था। नफीसा असल में पेट से थी, इस पर वो बताती है कि बहुत सालों के बाद उन दोनों के लाइफ में एक खुशी आने जा रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। नफीसा असल में कमरुद्दीन की वाइफ है। रात के वक्त जब नाइट शिफ्ट शुरू हो जाता है तब कमरुद्दीन चुपके से मेडिसन के ऑफिस में जाता है और 1982 की रिपोर्ट वाली फाइल देखता है जो कि टाइसन ने साइन किया था। वो उस फाइल का फोटोकॉपी निकालता है और कुमावत को कॉल करके कहता है कि मुझे रिपोर्ट मिल गया है, तो तुम मेरे घर आ जाओ, हम वहीं मिलते हैं। नाइट शिफ्ट में एक नया लड़का काम करने आता है जहां सुपरवाइजर उसे कहता है कि आज पाइपलाइन की सफाई होनी है। इसके बाद वो पानी के पाइपलाइन को खोल देता है और पानी पाइप के थ्रू हर तरफ जाने लगता है। अब इस गैस हादसे को बस 3 घंटे रह गए थे। रात के वक्त इफ्तिकार बस्ती में जाता है जहां विजय ने उसे बुलाया था क्योंकि आज उसकी बेटी सोनाली का शादी है। वो सोनाली को आशीर्वाद देता है और फिर वहां से चला जाता है। रियाज अपने पहले दिन के काम के लिए रिपेयर सेट में जाता है जहां उसका सुपरवाइजर उसे एक लोकोमोटिव इंजन स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन रियाज से स्टार्ट नहीं होता। फिर वो सुपरवाइजर जाके उस इंजन को स्टार्ट करता है। कार्बाइड फैक्ट्री में वहाँ का सुपरवाइजर देखता है कि पाइप से पानी लीक हो रहा है। वो कहता है कि रप्चर डिस्क और वल्व दोनों खराब हो गए हैं, लेकिन उस लड़के से कहता है कि ये तो रोज का है, इसको बाद में देखते हैं। इफ्तिकार जब स्टेशन पहुंचता है तब वहाँ हम वही कांस्टेबल को देखते हैं जिसको कि हमने पहले देखा था। कांस्टेबल इफ्तिकार को बताता है कि एक्सप्रेस बैंडिट आज भोपाल जंक्शन में चोरी करने वाला है, तो मुझे प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है। इफ्तिकार कहता है कि आप चाय पी के आइए, तब तक मैं फॉर्मेलिटी पूरा कर लेता हूँ। कांस्टेबल जब चाय पीने जाता है तब वो वहाँ 2 बच्चे को देखता है जो कि गाना गा रहे होते हैं। वो जाके उन दोनों बच्चों को कुछ पैसे देते हैं। कांस्टेबल जब वापस आता है तब वो देखता है कि इफ्तिकार तिजोरी में कैश रख रहा था। इसके बाद वो चाबी अपने पास रखता है। बाहर आके वो कांस्टेबल से कहता है कि सिन्हा सर कुछ देर में आ रहे हैं, तो आप अभी वेट कीजिए। इधर प्रसाद कम्युनिकेशन लाइन ठीक करवाता है जहां वो वर्कर से कहता है कि सबसे पहले ब्लॉक लाइन को ठीक करना और थोड़ा जल्दी करना। इसके बाद प्रसाद अपने घर चला जाता है क्योंकि उसका शिफ्ट खत्म हो चुका। कार्बाइड फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में वहाँ के सुपरवाइजर मिस्टर दास
देखता है कि MIC 610 टैंक का टेम्परेचर राइज होने लगता है, इसलिए वो एहसान को कांटेक्ट करता है जो कि पाइपलाइन का सुपरवाइज़र है, लेकिन वो कैंटीन में चाय पी रहा था इसलिए सुन नहीं पाता। दास जब जाके MIC टैंक चेक करता है तब वो देखता है कि टैंक एकदम गर्म हो चुका है। दास कमरुद्दीन को कांटेक्ट करता है कि तभी कमरुद्दीन देखता है कि ऊपर का टैंक ब्लास्ट करता है और गैस लीक होना शुरू हो जाता है। कंट्रोल रूम में जाने के बाद दास बताता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया है और प्रेशर 55। तभी वहाँ एहसान भी आ जाता है। वो कमरुद्दीन पूछता है कि ये हुआ कैसे। इस पर वो कहता है कि सर हम सफाई का काम कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि पिछले 3 घंटे से वो पाइपलाइन का पानी चल ही रहा है। इधर कमरुद्दीन एहसान से पूछता है कि मेटल डिस्क तो लगाया होगा ना। इस पर एहसान कहता है कि इसके बारे में तो नहीं पता है हमें। इसके बाद कमरुद्दीन कहता है कि हमें पानी अभी बंद करना होगा वरना सारा MIC केमिकल बॉयल होकर गैस बन जाएगा। वो दास से कहता है कि फैक्ट्री खाली कराओ जल्दी से और इमरजेंसी अलार्म भी बजा देता है। ये अब वो वक्त था जब कार्बाइड फैक्ट्री से गैस निकलना शुरू हो जाता है। सारे तरफ लोग भागने लगते हैं। कमरुद्दीन सबसे कहता है कि हवा के दूसरे तरफ भागो। इसके बाद वो जाके पानी को बंद करता है। फिर वो MIC टैंक के तरफ जाता है जहाँ वो MIC को किसी और खाली टैंक में बाईपास करने वाला होता है, लेकिन देखता है कि एक भी टैंक खाली नहीं है। वो दूसरे टैंक का बाईपास कनेक्शन रोकता है ताकि बाकी टैंक का MIC सेफ रहे। ये सब करते करते कमरुद्दीन खांसने लगता है क्योंकि गैस उसके अंदर जा रहा था और वहाँ एक ब्लास्ट होता है जहाँ पर MIC का टैंक नीचे से ऊपर आ जाता है। वहाँ कमरुद्दीन का डेथ हो जाता है और इधर MIC टैंक से गैस लीक होना शुरू हो जाता है और अब धीरे धीरे हवा के जरिए हर तरफ फैलने लगता है। हम गैस हादसे के 14 महीने पीछे की कहानी देखते हैं जब अंसारी का डेथ हुआ था। रियाज जाके जब अपनी भाभी से मिलता है तब वो उसे बताती है कि कार्बाइड फैक्ट्री में शायद कुछ गैस लीक हुआ था और जब से वो घर आए थे खांसे जा रहे थे, आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। डॉक्टर अंदर जब अंसारी के बॉडी से लंग्स निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड भर गया था जो कि शायद MIC गैस से होता है, जिसके चलते लंग्स में डिस्कलरेशन हो गया था। रियाज अपने भाभी से कहता है कि मैं आपको वादा करता हूँ कि ये कार्बाइड वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। कहानी अब एट प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ फैक्ट्री से अब गैस लीक हो रहा होता है। भोपाल से 100 किलोमीटर साउथ की तरफ हम इटारसी जंक्शन को देखते हैं। बेनेडिक्ट सारे लाइन्स चेक करता है लेकिन भोपाल का लाइन ऑफलाइन रहता है। वो ये बात विनोद को बताता है जो कि वहाँ का हेड है। तभी एक आदमी आके कहता है कि GM सर आ रहे हैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए। विनोद सबसे कहता है कि सारे स्टेशन में कॉल करो और पता लगाओ कि सर अभी कहाँ है और हाँ, आज की रात कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेनेडिक्ट पूछता है कि सर भोपाल स्टिल ऑफलाइन, तो उसका क्या करना है। विनोद पूछता है कि नेक्स्ट ट्रेन क्या है भोपाल का। इस पर वो कहता है कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस है जो कि कुछ घंटे में आ जाएगी। विनोद कहता है कि तब तक के लिए कहीं और ट्राई करो। इसके बाद हम गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को देखते हैं। ट्रेन के अंदर हम अंसारी के वाइफ और उसके दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि भोपाल जा रहे थे रियाज के पास। उनके बगल के सीट में एक लेडी और बच्चा भी बैठा होता है। ट्रेन के अंदर लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह सारे सिखों को मारा पीटा जा रहा है क्योंकि PM के डेथ के बाद वहाँ दंगा फसाद हो गया था। TT आके उन सबको कहता है कि ये सब बकवास बंद करो और सारे सो जाओ। फैक्ट्री से गैस लीक हुए अब 20 मिनट हो चुका था। स्टेशन के रिपेयर शेड में हम रियाज को देखते हैं जो कि अपना काम ख़त्म करके अपने सर को इन्फॉर्म कर देता है। वो उनसे पूछता है कि सर अब आगे क्या करना है। उसके सर बताते हैं कि अभी हम आराम करेंगे और लोगों का कम्युनिकेशन ठीक होने का वेट करना होगा, तब तक के लिए एकदम और कोई काम नहीं है, और खुद टॉर्च लेके बाहर चला जाता है। भोपाल जंक्शन के वेटिंग रूम में हम कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं। वहाँ कुछ लड़कियाँ भी होती है जो कि कहीं स्पोर्ट्स खेलने गई थी और अब वापस घर को जा रही थी।
बाहर हम वही दो गरीब बच्चों को भी देखते हैं। तभी विजया वहाँ इफ्तिकार से मिलने आती है और कहती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इफ्तिकार कुछ पैसे देता है, लेकिन वो कम पड़ रहा था, इसलिए वो कांस्टेबल कुछ पैसे विजया को दे देता है। इसके बाद वो चली जाती है। गैस का रिएक्शन अब स्टेशन तक पहुंच चुका था। स्टेशन के बाहर लोग खांसने लगते हैं और वही गिर पड़ते हैं। विजय भी वहाँ स्टेशन में खांसते खांसते गिर पड़ती है। इधर सेट में जब रियाज का सुपरवाइजर बाहर आता है, तब उसे भी अजीब से स्मेल आता है, जिसके बाद वो भी वहाँ गिर पड़ता है। रियाज ये देखता है और फिर बाहर निकलने जाता है, लेकिन उसे फिर वही स्मेल आता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। रियाज पहले कार्बाइड फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो अपना रुमाल को पानी से भिगाता है और फिर उसको मास्क के जैसा पहन के बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाके देखता है कि उसका सुपरवाइजर ऑलरेडी मर चुका है। वो जब शेड के अंदर जाके देखता है, तब वहाँ कोई नहीं बचा था। वो एक बूढ़े की मदद करता है और उसको इंजन के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है। इफ्तिकार अचानक से देखता है बाहर एक लड़का खड़ा है जो कि अपने भाई के लाश को टांग रखा है। इफ्तिकार और कांस्टेबल जब बाहर आके देखता है, तब वो देखते हैं कि आधा स्टेशन के लोग मर चुके हैं और कुछ तड़प रहे हैं। इफ्तिकार समझ जाता है कि हवा में ही कुछ है, इसलिए वो सबको वेटिंग हॉल के अंदर जाने को कहते हैं, जिसके बाद वो गेट बंद कर देते हैं। उधर हम बस्ती में देखते हैं कि लोग मरने लगते हैं और सोनाली भी बेहोश होकर वहाँ गिर पड़ती है। सब समझ जाते हैं कि फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है। इफ्तिकार के फैमिली भी वहाँ से स्कूटर से निकल जाते हैं और वहाँ के आसपास के सारे लोग भी निकलने लगते हैं। रियाज सेट से इंजन स्टार्ट करता है और फिर भोपाल स्टेशन की तरफ चल देता है। अब गैस धीरे धीरे हवा के जरिए भोपाल से बाहर फैलते जा रहा था। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कुमावत के पास आया था उसे समझाने के लिए कि ये सब जो तुम कार्बाइड के खिलाफ कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ रेडियो में कंट्रोल रूम से न्यूज़ आता है कि कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है, सब लोग मर रहे हैं, तो जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करो। वो पुलिस ऑफिसर इसके बाद वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कुमावत अपना बैग और अपना कैमरा लेता है और फिर अपने स्कूटर लेके वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ देर जाने के बाद कुमावत देखता है कि आधा शहर अब खाली हो चुका है, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। वो अपना रुमाल निकाल कर उसको मास्क के जैसा बांध लेता है और फिर आगे चल देता है। कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर मेडिसन सारे एम्प्लॉय से कहता है कि अगर आप लोग कंपनी के प्रति लॉयल है तो आप लोग हमारा साथ देंगे। सारे बाहर के गेट बंद कर दीजिए और कोई भी अंदर आने ना पाए, ना पुलिस, ना जर्नलिस्ट और ना कोई इंसान। यहाँ सबसे पहले कार्बाइड का लॉयर आएंगे, उसके बाद ही कोई बाहर निकलेगा। मेडिसन ऑफिस में जाके एक फाइल खोजता है और फिर वहाँ से किसी को एक लेटर फैक्स करता है। इधर स्टेशन के अंदर वेटिंग रूम में सब परेशान है। वह एक औरत को सांस नहीं आ रहा था, तो एक डॉक्टर उसको माउथ टू माउथ देता है, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं। इधर कुछ देर बाद विजया भी मर जाती है। वह एक लड़का स्टेशन मास्टर से इस बात पे लड़ने लगता है कि हमें बाहर जाके किसी हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में खबर देना होगा। इफ्तिकार कहता है कि कम्युनिकेशन लाइन बंद है, तो हम इटारसी जंक्शन को खबर पहुंचाना होगा। तभी वहाँ स्टेशन में रियाज ट्रेन इंजन के साथ अंदर आता है। इफ्तिकार कहता है कि मैं बाहर जाके देखता हूँ, तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। सबको लगता है कि स्टेशन मास्टर भागना चाह रहा है, इसलिए सारे लोग वहाँ हंगामा करने लगते हैं और एक लड़का गेट खोल के बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वो कुछ सेकंड के भीतर मर जाता है और तब सारे लोग शांत हो जाते हैं। इफ्तिकार रुमाल बांध के बाहर जाता है और रियाज के साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी को अंदर ले आता है। रियाज वहां आके बताता है कि कार्बाइड फैक्ट्री से शायद गैस लीक हुआ है और ये गैस बहुत खतरनाक है। रियाज सबको ये भी बताता है कि अपने रुमाल को पानी से गीला करके उसको नाक पर बांध लो। इफ्तिकार रियाज से कहता है कि तुम इकलौते लोको पायलट बचे हो, तो तुम्हें स्टेशन की दूसरी तरफ जाके कम्युनिकेशन ठीक करने वाले लोगों को लेके आना पड़ेगा, ताकि हम इटारसी जंक्शन में फ़ोन करके उन्हें एक रिलीफ ट्रेन भेजने को बोल सके और गोरखपुर एक्सप्रेस को भी रोक सके। रियाज बताता है कि उस ट्रेन में तो उसकी फैमिली भी आ रही है। इफ्तिकार कहता है कि तुम ये कर लोगे ना। इस पर रियाज कहता है कि हाँ बिल्कुल सर, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम विदिशा स्टेशन को देखते हैं,
जो कि भोपाल से 75 किलोमीटर नॉर्थ में है और गोरखपुर एक्सप्रेस अभी वहाँ रुका हुआ है। वहाँ हम कुछ दंगे वाले लोगों को देखते हैं जो कि सिख लोगों को मारने आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम का मर्डर उन्हीं के कौम वालों ने किया है। वो सारे उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सबसे पूछने लगते हैं कि कोई यहाँ पर सिख है कि नहीं। रियाज के परिवार वाले भी उसी ट्रेन में थे। उसकी भाभी सामने सीट में बैठे औरत को बचाने के लिए बोल देती है कि ये मेरी बहन है, लेकिन असल में वो औरत सिख रहती है। वो सारे लोग इसके बाद टीटी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पैसेंजर का लिफ्ट मिल जाता है और उन्हें नाम मिलता है कि 74 सीट में जो बैठी है उसका नाम कौर है। तभी एक दूसरा टीटी वहां आता है और उस लेडी और उसके बच्चे को वहां से ले जाके ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में छुपा देता है और खुद एक बंदूक निकाल के खड़ा हो जाता है। इधर इटारसी जंक्शन में सब ठीक ठाक था, लेकिन भोपाल जंक्शन से अभी भी कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो ऑफलाइन है। वहाँ का हेड कहता है कि जब उन्हें 2 घंटे का टाइम बोला है, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन लैग ठीक होने में एटलीस्ट 4 घंटा तो लगेंगे ही। तुम ये पता करो कि जीएम सर कहाँ पे हैं। उधर रियाज जब इंजन लेके दूसरी तरफ पहुंचता है, तब तक कम्युनिकेशन ठीक करने वाले लोग मर चुके थे। रियाज देखता है कि वहाँ कुछ तार जुड़े हुए हैं, मतलब कि शायद कुछ काम हो गया होगा। भोपाल जंक्शन में रूम के अंदर सब पानी पीने के चक्कर में मटका तोड़ देते हैं, जिसके बाद इफ्तिकार बाहर से जाके कुछ पानी लेके आता है और सबको देता है। इफ्तिकार कांस्टेबल से कहता है कि हमें गोरखपुर एक्सप्रेस को यहाँ आने से रोकना होगा, तो मैं फ़ोन लाइन चेक करके आता हूँ। वहाँ के सारे लोग इस बात पर हंगामा करने लगते हैं कि उसे ट्रेन को यहाँ आने देना चाहिए। कांस्टेबल अपना बंदूक निकालता है, जिसके बाद सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी वहाँ इंजन का आवाज़ आता है और हम रियाज को देखते हैं। रियाज के वहाँ आते ही इफ्तिकार इंजन के अंदर जाके उससे मिलता है। रियाज बताता है कि सारे लोग तो मर चुके हैं, लेकिन शायद कुछ काम हुआ है। इफ्तिकार कहता है कि शायद उन्होंने ब्लॉक लाइन ठीक कर दिया होगा, जिससे कि हम भोपाल के आगे और पीछे वाले स्टेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। रियाज कहता है कि सर कुछ भी हो जाए, लेकिन गोरखपुर एक्सप्रेस यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि उसमें मेरी फैमिली आ रही है। इफ्तिकार रियाज से कहता है कि तुमने हमारी बहुत मदद करी है, अब तुम घर जा सकते हो। रियाज कहता है कि सर अम्मी अब नहीं रही, घर में भी कुछ नहीं बचा, आप चिंता न करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। इफ्तिकार इसके बाद स्टेशन के दूसरे रूम में जाता है और टेलीफोन को ठीक करने लगता है। उधर इटारसी जंक्शन का ऑफिसर सुखी सवन्य स्टेशन में कॉल करता है और पूछता है कि कोई अपडेट है कि नहीं। वो स्टेशन मास्टर बताता है कि पिछले कुछ घंटों से भोपाल ऑफलाइन है। तभी वहाँ स्टेशन में एक और फ़ोन आता है जो कि भोपाल जंक्शन से होता है, लेकिन वहाँ कुछ बात नहीं हो पाता। इफ्तिकार कई बार ट्राई तो करता है, लेकिन लाइन ऑफ था। जीएम रति पांडे तभी वहाँ इटारसी जंक्शन पहुँच जाते हैं। ऑफिसर उसको बताता है कि सर भोपाल जंक्शन पिछले कुछ घंटों से ऑफलाइन है। वहाँ से अभी कॉल तो आया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जीएम रति पांडे जब भोपाल के किसी पुलिस थाने में कॉल करता है, तब उसे गैस लीक के बारे में पता चलता है। मैप देखते ही जीएम समझ जाता है कि कार्बाइड फैक्ट्री तो भोपाल जंक्शन के एकदम पास है। जीएम कहता है कि हमें भोपाल जंक्शन को जाने वाला अगला ट्रेन को रोकना होगा। ऑफिसर बताता है कि सर गोरखपुर एक्सप्रेस ही अगला ट्रेन है जो भोपाल की ओर जा रहा है और अभी वो सुखी सवन्या क्रॉस करने वाला है। जीएम कहता है कि वहाँ के स्टेशन मास्टर को कॉल करो और ट्रेन को रोकने के लिए कहो। जीएम जब वहाँ कॉल करके ट्रेन रोकने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस वहाँ से निकल जाती है। इधर कुमावत अपने स्कूटर से शहर की ओर बढ़े जा रहा था और दूसरी तरफ कमरुद्दीन की बीवी, जो कि अभी तक जिंदा थी, वो वही गैस मास्क यूज करती है जो उसके पास था। इफ्तिकार, रियाज और कांस्टेबल अभी भी भोपाल स्टेशन में थे और लोगों की आखिरी उम्मीद उन पर टिका था। 1970 अमेरिका के एक रिसर्च लैब से शुरू होता है, जहां डॉक्टर ब्राउन MIT को एक प्लांट पर टेस्ट करते हैं, जहां वो देखते हैं कि कुछ मिनटों में ही वो प्लांट बिल्कुल मर जाता है। टेस्ट के बाद वो अपने सीनियर को बुलाते हैं और कहते हैं कि सर ये गैस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इंसानों को 1 मिनट में मार सकता है। उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि हमें रिसर्च के लिए पैसे मिले हैं, तो हमें बस ये रिपोर्ट उनको देना है, बाकी का काम उनका है। ब्राउन कहता है कि लेकिन सर इस MIT को कार्बाइड फैक्ट्री में इम्प्लांट करना बहुत ही ख़राब डिसीजन होगा। एक बूंद पानी का ड्रॉप भी अगर एसिड के अंदर गिर जाए तो वो गैस इतने तेज़ी से बनेगा और स्प्रेड कर जाएगा कि लाखों लोग एक बार में मर सकते हैं।
ब्राउन की सीनियर ये सब सुनते तो है लेकिन कुछ नहीं बोलते। सीन फिर दिल्ली शिफ्ट करता है जहाँ हम डीजी राजेश्वरी को देखते हैं। इटारसी जंक्शन से जीएम उसको कॉल करता है और वो सारी बात बताता है, जहाँ वो कहता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस को हमें रोकना होगा और भोपाल जंक्शन के लिए मेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स चाहिए। डीजी कहती है कि मैं मिनिस्टर से बात करती हूँ। जीएम इटारसी जंक्शन में सारे ऑफिसर्स से कहते हैं कि मुझे रेलवे का हर स्टाफ यहाँ चाहिए और स्पेशली मेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स। इसके बाद सारे लोग उस काम में लग जाते हैं। गोरखपुर एक्सप्रेस में आखिरकार वो दंगे वाले लोग गेट तोड़ के पीछे वाले केबिन में घुस जाते हैं, लेकिन टीटी और वो औरत उनको वही मार देती है। टीटी लीवर पुल करता है और ट्रेन रोक देता है। फिर वो सब निकलकर इंजन की तरफ जाने लगते हैं। वह जाने के बाद टीटी कहता है कि पहले हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। टीटी ट्रेन ड्राइवर से कहता है कि मैं बाहर जाके उनका ध्यान भटकाता हूँ और फिर तुम फ्लेयर देखते ही ट्रेन स्टार्ट कर देना। भोपाल जंक्शन में हालत धीरे धीरे खराब होते जा रहा था। रियाज कहता है कि सर हमें कुछ करना होगा वरना ये MIC धीरे धीरे हम सबकी जान ले लेगी। तभी इफ्तिकार को याद आता है कि सुबह उसने रियाज को एक मालगाड़ी का डब्बा रेडी करने को कहा था और अभी उनके पास यहाँ इंजन भी है। इफ्तिकार और रियाज प्लान बनाते हैं कि वो इंजन को ले जाएंगे और फिर उस मालगाड़ी के डब्बे में सारे लोगों को भर देंगे। रियाज और इफ्तिकार वहाँ से चले जाते हैं और स्टेशन में सबको देखने का काम कांस्टेबल पर दे देते हैं। उनके जाने के बाद कांस्टेबल के पास एक सही मौका था तिजोरी से पैसा गायब करने का, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है और सबसे कहा जाता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सीन फिर रेलवे मिनिस्ट्री के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ वो लोग MIC के ऊपर बात करते हैं कि ये जानलेवा है लेकिन इसका ट्रीटमेंट अभी किसी को नहीं पता। डीजी राजेश्वरी कहती है कि सर हमें कोई रिलीफ ट्रेन भेज के उन लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर इस पर राजी नहीं होता। मिनिस्टर ऑर्डर देता है कि भोपाल को जाने वाला हर ट्रेन फिलहाल रोक दिया जाए। राजेश्वरी मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ बात नहीं बनता। वो फिर GM रति पांडे को कॉल करती है और कहती है कि मिनिस्टर कुछ गलत नहीं कर सकते लेकिन एक तरीका अभी भी है। डीजी कहती है कि इतने सारे ट्रेन को रीशेड्यूल करने में टाइम लगेगा क्योंकि ऑपरेशन बहुत बड़ा है, तो अगर इससे पहले तुमने मिस रोड स्टेशन क्रॉस कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मिस रोड असल में लास्ट स्टेशन है साउथ ऑफ भोपाल के। GM अपने लोको पायलट के साथ सारे मेडिकल की चीज़ों को और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को रिलीफ कोच में लोड करवाता है। GM इटारसी के ऑफिसर से कहता है कि मुझे भोपाल तक के सारे लाइन क्लियर चाहिए। ऑफिसर बताता है कि सर मिस रोड तक सब क्लियर है लेकिन गोरखपुर एक्सप्रेस कब कहाँ से आपके सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता। GM कहता है कि इसीलिए भोपाल पुलिस स्टेशन में कॉल करो और वहाँ के किसी ऑफिसर को ये खबर भोपाल जंक्शन तक पहुँचाने के लिए बोलो कि हम प्लेटफॉर्म 1 पर आएंगे तो वो लाइन को क्लियर रखें। इसके बाद GM स्पेशल की ट्रेन इटारसी जंक्शन से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ गोरखपुर एक्सप्रेस अभी भी वही खड़ा था। दंगे वाले सारे लोग उनको ढूंढते हैं कि तभी उनको बंदूक की आवाज़ आती है जंगल के अंदर से। असल में टीटी ने डेटोनेटर्स को जंगल के अंदर बिछा रखा था ताकि उनको ये लगे कि वो बंदूक की आवाज़ है। उन लोगों के वहाँ जाते ही टीटी एक फ्लेयर जलाता है जिससे कि ट्रेन ड्राइवर ट्रेन स्टार्ट कर देता है। टीटी पीछे वाले इंजन में चढ़ता है लेकिन एक आदमी पीछे से उस पर चाकू भोंक देता है, लेकिन वो टीटी किसी तरह धक्का देके उसको गिरा देता है और खुद ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन अब भोपाल जंक्शन की तरफ जाने लगता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्बाइड फैक्ट्री में कॉल करता है जहां वो मेडिसिन से पूछता है कि इस गैस से और क्या क्या हो सकता है। मेडिसिन कहता है कि कुछ घंटों में ये सब ठीक हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आंखों में जलन होगा जो कि ड्रॉप लगाने से ठीक हो सकता है। DM मेडिसिन से कहता है कि सड़कों पर लोगों की लाश पड़ी है तो आप झूठ ना बोले। मेडिसिन कहता है कि सर ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है तो हम कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। कार्बाइड फैक्ट्री का डॉक्टर मेडिसिन से कहता है कि फैक्ट्री की रिपोर्ट में ये लिखा है कि शायद इसका कुछ एंटीडोट है, लेकिन मेडिसिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इधर कुमावत अपना स्कूटर लेके बस्ती में चला आता है जहां वो कमरुद्दीन को खोजता है, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं और ना ही वहाँ पे नफीसा थी। कुमावत वहाँ वो पेपर ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो जाके देखता है कि रियाज की अम्मी भी मर चुकी है। इधर सोनिया अभी भी जिंदा थी और वो शादी के जोड़े में ही वहाँ से कैसे भी करके बाहर निकल जाती है। नफीसा गैस मास्क पहने कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर चली आती है। तभी वहाँ कुमावत भी अपने स्कूटर से आ जाता है। कुमावत वहाँ आके नफीसा को समझाता है कि आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है,
कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचिए। तभी नफीसा के बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। कुमावत वहाँ बाहर पड़ा कमरुद्दीन का स्कूटर में नफीसा को बैठाता है और फिर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। कार्बाइड फैक्ट्री में वो डॉक्टर कुछ फाइल्स निकालता है जहां वो केस स्टडी को पढ़ता है जो कि मिस्टर ब्राउन ने शिफ्ट किया था उस वक्त। सीन फिर एक होटल में शिफ्ट होता है जहां अभी हम प्रेजेंट टाइम में मिस्टर ब्राउन को देखते हैं जो कि जर्मनी का ब्रांड एम्बेसडर है और अभी दिल्ली में आए हैं। तभी वहां एक फ़ोन आता है जो कि ब्राउन के लिए होता है। फ़ोन पे कोई उसको यह बताता है कि फैक्ट्री से MI6 लीक हुआ है, तो क्या इसका कुछ इलाज है, जिस पर वो कहता है कि हाँ इसका एक एंटीडोट है। वो आदमी कहता है कि आप प्लीज़ हाई अथॉरिटी से इस बारे में बात कीजिए, लेकिन इस कॉल के बारे में किसी को मेंशन नहीं कीजिएगा। इधर भोपाल स्टेशन में वो कांस्टेबल वह तिजोरी का चाबी ढूंढ रहा होता है जो उसे नहीं मिलता, लेकिन तभी वह प्रसाद आ जाता है जो कि इफ्तिकार का ही असिस्टेंट था। कांस्टेबल प्रसाद को मारने के लिए जाता है। रियाज और इफ्तिकार दूसरी तरफ इंजन को ले जाके एक मालगाड़ी के डब्बे के साथ अटैच करता है और फिर उसको लेके वहाँ से स्टेशन की तरफ जाने लगता है। PM ऑफिस के अंदर हम DG राजेश्वरी और साथ में डॉक्टर ब्राउन को देखते हैं। DG प्राइम सेक्रेटरी से कहती है कि मिनिस्टर तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो अगर PM कुछ कर दे तो भोपाल में लोगों के जान बच सकते हैं। सेक्रेटरी कहते हैं कि हम ऐसे चेन ऑफ कमांड को तोड़ नहीं सकते। तभी वो वहाँ पर डॉक्टर ब्राउन से मिलती है जो उसे बताता है कि MI6 का एक एंटीडोट है जिससे कि ये ठीक हो सकता है और मुझे ये भी पता है कि कौन सी मेडिसिन कंपनी ये बनाती है, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। हॉस्पिटल में नर्स कुमावत से कहती है कि उनको तो सर्जरी करना पड़ेगा और इसके लिए हमें उनके रिपोर्ट्स चाहिए ताकि डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। कुमावत बाहर जाके कमरुद्दीन का स्कूटर में जब चेक करता है तब उसे प्रेगनेंसी के कुछ रिपोर्ट्स तो नहीं मिलते, लेकिन उसे कार्बाइड फैक्ट्री का वो सेफ्टी पेपर मिल जाता है जो कि उसको चाहिए था। भोपाल स्टेशन में बैठे लोग अब बेकाबू होने लगते हैं। रियाज इंजन लेके वहाँ स्टेशन आता है, तभी वो देखता है कि दो लोग लड़ते लड़ते खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कांस्टेबल प्रसाद से कहता है कि स्टेशन मास्टर को इसके बारे में कुछ मत बताना, जिस पर प्रसाद कहता है कि इन लोगों को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। प्रसाद इसके बाद डब्बे का गेट खोल देता है और सारे लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी सोनाली भी फाइनली वहाँ आ जाती है, जिसके बाद एक लड़की सोनाली को लेके आके डब्बे के अंदर बैठाती है। रियाज, इफ्तिकार, कांस्टेबल और प्रसाद इसके बाद इंजन में जाते हैं, जहाँ रियाज कहता है कि सर इंजन जाम हो गया है और ये आगे नहीं जाएगा। इधर GM स्पेशल की रिलीफ ट्रेन तेज़ी से भोपाल जंक्शन की ओर बढ़े जा रहा था और दूसरी तरफ गोरखपुर एक्सप्रेस भी भोपाल जंक्शन आ रहा था और इन दोनों के बीच अब वो सारे लोग इंजन के अंदर फंस चुके थे। 1996 में शुरू होता है इस गैस लीक हादसे के कई सालों बाद। अब सब कुछ पहले जैसा तो हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं उस गैस का असर लोगों पर अभी तक था। कईयों के आंखें खराब हो गए, कोई बच्चा अपाहिज हो गया और कईयों को तो शहर तक छोड़ना पड़ा। हालत अभी भी खराब था। यहाँ हम कुमावत को देखते हैं जो कि वहाँ पे कोई तस्वीर ले रहा होता है। वो इसके बाद नफीसा से मिलता है जो कि अभी गैस विक्टिम वीडियो कॉलोनी में अपने बेटे के साथ रह रही थी। कुमावत देखता है कि उसका बेटा अभी वैसा ही अपाहिज हो गया है, जो कि कहीं न कहीं MI6 का असर है। कहानी अब वापस से उसी हादसे की रात को वापस आता है, जहां हम DG राजेश्वरी को बाहर खड़े देखते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि अपना नाम मिर्जा बताता है और ये कहता है कि कार्बाइड कंपनी आपको अपना रिकॉर्ड दिखाना चाहता है। असल में राजेश्वरी ने ब्राउन के कहने पर सोडियम थायोसल्फेट के बहुत सारे डब्बे दिल्ली से बाई फ्लाइट भोपाल ट्रांसपोर्ट कराने के इंतज़ाम करवाती है, क्योंकि ब्राउन का मानना था कि ये एकलौता एंटीडोट है जो अभी लोगों को बचा सकता है। राजेश्वरी मिर्जा को वहां से जाने के लिए कहती है और खुद अंदर चली जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट में हम देखते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट के डब्बे लोड किए जा रहे थे, जहां पर ब्राउन भी होता है। कुमावत कार्बाइड फैक्ट्री में मेडिसिन को कॉल करता है और कहता है कि उसको सारा रिपोर्ट मिल गया है और वो अब कार्बाइड को नहीं छोड़ेगा। मेडिसिन कहता है कि उस रिपोर्ट से हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा है कि हमने सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर दिए हैं। कुमावत जब पेपर देखता है तब वहाँ लिखा होता है कि ऑल मिस्टेक्स आर रेक्टिफाइड। कुमावत समझ जाता है कि ये सारे पेपर सब किसी काम के भी नहीं है। इधर हम वही पुलिस वाले को देखते हैं जो कि कुमावत से मिलने आया था। वो आके देखता है कि वहाँ के सारे लोग ऑलरेडी मरे जा चुके हैं।
तभी रेडियो में आवाज़ आती है कि भोपाल जंक्शन में ये खबर पहुंचाना है कि इटारसी से एक रिलीफ ट्रेन आ रहा है, तो प्लेटफॉर्म 1 क्लियर रखे। पुलिस अपना जीप लेके स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। भोपाल स्टेशन में इंजन के अंदर कांस्टेबल कहता है कि हम सारे लोगों को बता देते हैं कि ये इंजन खराब है, फिर वो अपना देख ले और हम अपना। इफ्तिकार कहता है कि जिससे जाना है वो जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं छोड़ के किसी को नहीं जा रहा। तभी नॉर्थ साइड से एक ट्रेन का आवाज़ आता है। वो लोग समझ जाते हैं कि गोरखपुर एक्सप्रेस आ रहा है। इफ्तिकार रियाज से कहता है कि तुम जाके सिग्नल चेंज करो ताकि वो सिग्नल देख सके। प्रसाद कहता है कि सर मैं जाके ट्रैक पर डेटोनेटर्स लगा देता हूँ ताकि उन्हें पहले से पता चल सके कि यहाँ कुछ खतरा है। रेलवे कंट्रोल में ऑफिसर कहता है कि सर जीएम स्पेशल तेज़ी से मिस रोड की ओर जा रहा है, जहाँ ऑफिसर ऑर्डर देता है कि स्टेशन मास्टर को सिग्नल रेड करने को बोलो। रति देखता है कि मिस रोड का सिग्नल रेड है, लेकिन वो पायलट को रोकने से मना करता है। मिस रोड के स्टेशन मास्टर जब देखता है कि ट्रेन धीरे नहीं हो रहा, तब वो अपना आदमी को बोलकर ट्रैक चेंज करवा देता है और ट्रेन मिस रोड के साइडिंग की तरफ घूम जाता है, जहाँ पायलट फाइनली ब्रेक लगा देता है। अब रिलीफ ट्रेन भी मिस रोड पर ही अटक जाता है। इधर गोरखपुर एक्सप्रेस फाइनली आके स्टेशन पर रुकता है। इफ्तिकार माइक में अनाउंस करता है कि कोई भी यात्री बाहर ना निकले, लेकिन अब तक सारे लोग बाहर निकल चुके हैं। कांस्टेबल सबको अंदर जाने के लिए कहता है। रियाज जाके लाइन क्लियर करता है और सिग्नल ग्रीन कर देता है ताकि ट्रेन निकल सके। भोपाल स्टेशन में लोगों का भीड़ बढ़ने लगता है और अब बाहर से भी लोग आके ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। इफ्तिकार मालगाड़ी के डब्बे को उस ट्रेन के साथ जोड़ देता है और पायलट से कहता है कि आप 3 मिनट के बाद यहाँ से निकल जाना। इधर रेलवे मिनिस्टर डीजी राजेश्वरी से कहता है कि तुमने जो किया है वो गलत है और ऐसे बिना ऑर्डर्स के हम कोई भी मेडिसिन किसी को नहीं दे सकते। राजेश्वरी रति को कॉल करती है और सॉरी कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। रति कहता है कि मैं जल्द से ये काम ख़त्म करके घर वापस आऊँगा। इसके बाद सीएम रति पांडे वह सब लोगों से कहता है कि इंजन स्टार्ट करो, हम वापस भोपाल जा रहे हैं। स्टेशन मास्टर उनको रोकना तो चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी इटारसी से एक ऑफिसर सीएम को बताता है कि सर न्यूज़ पूरे देश में फैल चुका है और अब हर तरफ से ट्रेन भोपाल जा रहा है हेल्प करने के लिए। अब आप अकेले नहीं है, सब आपके साथ है। सीएम स्पेशल एक बार फिर से मिस रोड से भोपाल की ओर निकल जाता है। गोरखपुर एक्सप्रेस भी अब भोपाल से निकलने ही वाला होता है कि तभी वही पुलिस ऑफिसर आगे कांस्टेबल को वो न्यूज़ देता है कि प्लेटफॉर्म 1 क्लियर रखना है। कांस्टेबल रियाज को रेडियो में यह बताता है कि इटारसी से रिलीफ ट्रेन आ रहा है और ये गोरखपुर भी अब यहाँ से निकल चुका है। रियाज कहता है कि फिर तो ये दोनों एक ही लाइन पे है। रियाज को समझ नहीं आता है कि करना क्या है, तब वो वापस पीछे जाता है ताकि वो ट्रैक चेंज कर सके। रियाज देखता है कि दोनों ट्रेन अब तेज़ी से आ रहा है। जीएम देखता है कि आगे से ट्रेन आ रहा है। इसके बाद वो ब्रेक लगाने को कहता है, लेकिन अब स्पीड इतना था कि ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं लेता। रियाज तभी वहां जाके कैसे भी करके लीवर खींच देता है और ट्रैक चेंज हो जाता है, जिसके चलते जीएम स्पेशल एक दूसरे पटरी में चला जाता है और कोलिजन होने से बच जाता है। कांस्टेबल वहां जाके देखता है कि इफ्तिकार वहां बेहोश पड़ा है। वो कैसे भी करके तिजोरी का चाबी उसके जेब से निकालता है और वहां से चला जाता है। इधर जीएम स्पेशल आके भोपाल जंक्शन में रुकता है। इसके बाद सारे मेडिकल लोग वहां सबको हेल्प करने में लग जाते हैं। मिनिस्टर कहता है कि इस चीज़ के लिए हमें किसी को तो सामने लाना ही पड़ेगा। इस पर राजेश्वरी कहती है कि सर मैं अपना इस्तीफा शाम तक भिजवा देती हूँ और मैं आपके ऑर्डर्स ब्रेक करने का पूरा जिम्मेदारी लेती हूँ। स्टेशन में सारे लोग को मेडिसिन खाना सब दिया जाता है। इधर प्रसाद रियाज दोनों मर चुके थे। इफ्तिकार बेहोश हो चुका था, लेकिन सबको ये लग रहा था कि वो अब मर चुका है। हॉस्पिटल में नफीसा का एक लड़का होता है, जहाँ कुमावत उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुमावत अपना कैमरा निकालता है और वहाँ हॉस्पिटल के कुछ तस्वीर लेता है। अगले सुबह ऑफिसर जब आके तिजोरी चेक करता है, तब वहाँ एक भी पैसा नहीं था। ऑफिसर कहता है कि लगता है स्टेशन मास्टर सारा पैसा लेके निकल गया होगा और ये चीज़ सीएम को बताने के लिए जाता है। कांस्टेबल को ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खराब लगता है। इफ्तिकार का बेटा अगले सुबह स्टेशन जाता है, लेकिन उसके पापा का कोई भी पता नहीं चलता।
जीएम जब वापस आके तिजोरी चेक करता है तब वहाँ पैसे थे, जिसका मतलब है कि कांस्टेबल वहाँ पैसे वापस रख दिया होता है। इसके बाद हम वो दर्दनाक सीन देखते हैं जहाँ हजारों की संख्या में लोगों को जलाया जा रहा था और यहाँ तक कि बच्चों को भी। इफ्तिकार वहाँ पर जिंदा था और पागलों जैसा कर रहा था, लेकिन तभी उसका बेटा वहाँ आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ हम कुछ रियल इंसिडेंट के फोटोज और वीडियोस देखते हैं जो कि असल में दिल दहलाने वाला है और उस दिन हकीकत में हुआ था। इस हादसे के 1 साल बाद हम वापस से इफ्तिकार को देखते हैं जो कि स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर अभी भी काम कर रहे होते हैं। वो जब ऑफिस आता है तब वह कांस्टेबल को देखता है। इफ्तिकार बताता है कि उस रात एक्सप्रेस बैंडिट ने सिर्फ चाबी चुराया लेकिन पैसा नहीं। इस पर दोनों हंसते हैं। इफ्तिकार कहते हैं कि इस ट्रेन में किसी को लूटना मत एक्सप्रेस बैंडिट। इस पर वो कहता है कि सर एक्सप्रेस बैंडिट नहीं, मेरा नाम बलवंत यादव है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। द रेलवे मैन की कहानी असल में एक दिल दहलाने वाला कहानी है जो कि भोपाल गैस हादसे से जुड़ा है। अगर शायद उस दिन रेलवे के लोगों ने सारी रात अपना काम ईमानदारी से ना किया होता तो और कितनी जाने जा सकती थी। तो ये थी द रेलवे मैन वेब सीरीज की कहानी। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।